हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज का जो वैकेंसी है वो माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, असिस्टेंट मैनेजर का, मैनेजर का, मतलब माइनिंग में जो कैंडिडेट है जिसका इंतजार रहता है कि ये वैकेंसीज आए, ऐसे वैकेंसी लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीएसपीसीएल। और ये जो कंपनी है ये इसका हेडक्वार्टर तो देखा जाए पटियाला में है, लेकिन ये कंपनी का माइंस जो है वो पूरे भारत में है, जिसमें से एक माइंस जो है वो आपका झारखंड में है। झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पाकुड़ करके, उसमें एक जगह है अमरापाड़ा, वहां पे एक ओपन कास्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट की है पहले ही। और उसी ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है, चूंकि एक्सटेंशन होना है उस माइंस का। तो एक्सटेंशन होने के लिए मैन पावर, स्टिचुअरी मैन पावर का जरूरत है, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये एडवर्टाइजमेंट 2 तारीख को यानी कि कल निकाली गई है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 57 नंबर ऑफ पोस्ट का वैकेंसी निकाला गया। 57 नंबर ऑफ पोस्ट काफी बड़ा पोस्ट होता है स्टिचुअरी पोस्ट के लिए, खासकर जब प्राइवेट सेक्टर की कोई कंपनी निकालती है। ये जो वैकेंसी है ये पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और बोला गया है इनिशियली आपको 3 साल के लिए रखा जाएगा, क्योंकि हर साल एक्सटेंशन होगा। मतलब 1 साल 1 साल 1 साल करके 3 बार एक्सटेंशन होगा। उसके बाद फिर आगे भी एक्सटेंशन हो सकता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मतलब चांसेस मान के चलिए कि 3 साल के बाद भी आपका एक्सटेंशन होता रहेगा। अब ये जो जॉब है उसको कौन कौन सा पोस्ट है वो मैं पहले आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। मैनेजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का वैकेंसी निकाला गया है। इसके बाद अगला पोस्ट देखेंगे तो वो है असिस्टेंट मैनेजर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर का वैकेंसी है। फिर सर्वेयर का वैकेंसी है। देन ओवरमैन का वैकेंसी है जिसका लाखों लोगों को इंतजार होता है, सॉरी लाखों कह दिया, हजारों लोगों को इंतजार होता है। और फिर माइनिंग सरदार का वैकेंसी, ठीक है। तो ये जो वैकेंसीज है, ये सभी वैकेंसीज के बारे में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। उससे पहले अगर आप माइनिंग सरदार या ओवरमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और माइनिंग सरदार या ओवरमैन का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डब्ल्यूसीएल की तैयारी कर रहे हो, कोल इंडिया के कोई भी सब्सिडरी की तैयारी कर रहे हो, एनएलसी की तैयारी कर रहे हो, ऑयल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी माइनिंग सेक्टर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, माइनिंग सरदार प्लस फाउंडेशन बैच जो है डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप डीजीएमएस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड क्लास कोल का तैयारी कर रहे हो, चाहे ओवरमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे माइनिंग सरदार का तैयारी कर रहे हो, ये सभी का सभी इसी फाउंडेशन बैच में आपका कवर हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आपको लाइव क्लास भी होगा। लाइव क्लास अभी एमसीक्यू वाला भी चल रहा है जिसमें आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। सीएमआर आपका पूरा रहेगा जिसमें सर्कुलर भी रहेगा, सर्कुलर अपडेटेड रहेगा, अपडेटेड वाला जो सर्कुलर है वो सीएमआर के साथ जोड़ के है। साथ ही इसमें एमएमएलएस के बहुत सारे पोर्शन रहेंगे, ठीक है। आपके जनरल सेफ्टी के बहुत सारे पोर्शन रहेंगे जो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद माइंस एक्ट रहेगा, माइंस रूल रहेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन रहेगा, क्रैच रूल रहेगा, रेस्क्यू रूल रहेगा, पीटेड बाथ रूल रहेगा, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल रहेगा, एमसीडीआर रहेगा, एमएमडीआर रहेगा। और इसके साथ बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछ देता है। कोल इंडिया का बहुत सारा वैकेंसी आप देखे होंगे, अभी अभी आप एमसीएल दिए होंगे, अगर अगर आप एनसीएल दिए होंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ वैकेंसी थी जिसमें आप एग्जाम देने के बाद एससीसीएल दिए होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, पुराना वाला पैटर्न में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ईएमटी का वीडियो लेक्चर मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, ये पूरा का पूरा आपका पोर्शन रहेगा जो जिसमें ये सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जो ईएमटी में नहीं दिए होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे समीर कुमार दास के बहुत सारे जो ब्लास्टिंग के किताब आते हैं। इसके बाद जो आपका सरफेस माइनिंग आता है, इसमें भी बहुत सारे निचोड़ है, उस निचोड़ को मैं पॉइंट को इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको डिस्कस करूंगा। अंबुजा दास किताब है, इनके दास के गोराई में बहुत सारे ऐसे चीज दिया रहता है जो बाकी किताबों में नहीं है। एनसी है, एनसी दे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनकरमकार का किताब है, ये सभी साइड बुक्स को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। इन सभी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपका कवर कराया जाएगा। साथ ही एमसीक्यू तो हर चैप्टर का कवर कराया जाएगा। इसमें आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जिसके पीपीटी मिल जाएंगे, जैसे लेजिस्लेशन वाला पूरा पोर्शन का पीपीटी मिल जाएगा। बाकी तो मैं नोट्स क्लास में ही लिखवाता तो नोट्स भी आपको पूरा मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज जो मिलेगा वो आपको चैप्टर वाइज भी मिलेगा। मतलब जो टॉपिक है जैसे ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग है तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का आपको सेपरेट एक टेस्ट मिलेगा। इसके बाद मॉक टेस्ट भी रहेगा। मॉक टेस्ट अलग अलग फॉर्मेट में बना रहेगा जो कि धीरे धीरे आपको मिलेगा। जैसे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है तो आपको एनटीपीसी का मिलेगा, फिर कोल इंडिया का मिलेगा। ऐसा करके आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। ये सारा का सारा चीज मिल जाएगा अगर आप माइनिंग सरदार
प्लस ओवरमैन फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पे 6200 670 155 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, गरीब आदमी नौकरी चाकरी वाला है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते मैं व्हाट्सएप मैसेज का ही रिप्लाई करना पॉसिबल हो पाता है बहुत बार। तो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। चलिए डायरेक्ट आते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो जो वैकेंसी निकाली गई इसकी सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ कि कौन-कौन उसके लिए एलिजिबल है। जैसे अगर मैनेजर की बात करूँ तो मैनेजर के लिए टोटल 1 सीट है। इसमें अगर आप डिग्री वाले हैं, डिग्री में देखिए एएमआईई को ही वैलिडिटी दिया हुआ है, लेकिन एएमआईई का वैलिडिटी तभी तक है जो 2013 में आप रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उससे पहले किए तो वैलिड है, 2013 के बाद का है तो आपका इनवैलिड हो जाता है। तो डिग्री अगर आप किए हैं, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है और आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है जो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है, जैसे फर्स्ट क्लास मैनेजर मांगा है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर, इसके बाद आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिग्री वाले हैं तो 55 साल अपर एज लिमिट रखा गया है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो आपको फर्स्ट क्लास आने के बाद 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में बोला गया है। अगला जो पोस्ट है वो असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। असिस्टेंट मैनेजर का टोटल 9 पोस्ट है। अगर आप डिग्री वाले हैं तो आपका फर्स्ट क्लास होने के बाद का या सेकंड क्लास होने के बाद का, यहाँ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दोनों चलेगा, इसके बाद का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बोला गया है कि अगर आप डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले हैं तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ऑब्टेन करने के बाद। बट अगर आप 10th वाले हैं, 10th के बाद फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास लिए हैं तो आपको फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लेने के बाद 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट 45 साल रखा गया हर कैटेगरी में। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें भी आपका लगभग सेम है। डिग्री अगर आप किए हैं और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है तो फर्स्ट या सेकंड क्लास आने के बाद का 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। लेकिन अगर आप डिप्लोमा किए हैं और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस कम से कम चाहिए। अगर आप मैट्रिक किए हैं तो फिर आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर भी सेम रखा गया है। ठीक है, डिग्री वालों को 40 दिया गया है, बाकी को 45 दिया गया है। ओके, इसके बाद आते हैं सर्वे सर्टिफिकेट। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सर्वेयर का जो वैकेंसी है ये एक है, इसमें लिखा हुआ डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एआईसीटी विद डीजीएमएस सर्टिफिकेट। तो आप जो सर्वे इंजीनियरिंग है, बेसिकली जो डिप्लोमा इन माइन एंड माइन सर्वे वाले होंगे वो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं। साथ ही आपके पास सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यानी सर्वेयर सर्टिफिकेट आने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके बाद 10th का बात करें तो 10th के बाद वाला अगर लिए हैं तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेयर सर्टिफिकेट लेने के बाद। अपर एज लिमिट 40-45 साल रखा गया, 40 डिप्लोमा वाले के लिए और 45 आपका नॉर्मल। ओवरमैन की बात करते हैं जिसका बहुत ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है। टोटल 22 सीट है। लास्ट में मैं कुछ सुझाव भी दूंगा आपको, उस सुझाव को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं सुझाव अगर देता हूँ तो मैं उससे पहले थोड़ा सा सर्वे करता हूँ। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं पीएसपीजीसीएल का या जो पहले वहां से जॉब कर रहे हैं पाकुड़ में आमदापाड़ा में, उन लोगों से थोड़ा बात करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपको सुझाव देता हूँ। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। तो ओवरमैन का टोटल 22 सीट है। इसमें अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं और ओवरमैन का सर्टिफिकेट है तो ओवरमैन का सर्टिफिकेट आने के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर ऑब्टेनिंग ओवरमैन सर्टिफिकेट ऐसा। इसके बाद आपका ये रेस्ट्रिक्टेड चाहिए कि अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए। जितना भी वैकेंसी है उन सभी में रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बहुत कम मांगा गया है। देखा जाए तो पहले बहुत ज्यादा मांगा गया था। 40 साल का अपर एज लिमिट रखा गया है। इसके बाद अगर मैट्रिकुलेशन की बात करूँ तो अगर आप 10th वाले हैं, 10th के बाद आप अगर आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ओवरमैन सर्टिफिकेट के बाद का। ठीक है, 45 साल अपर एज लिमिट रखा गया। टोटल 22 सीट है इसमें। माइनिंग सरदार की बात करें तो इसमें बोला गया है कि टोटल 23 सीट है। अब इसमें जो बोला है उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो बोला गया है अगर आप 10th किए हैं, साथ ही साथ अगर आप 10th किए हैं उसके बाद आप डिप्लोमा किए, इसके बाद अगर आपके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप 10th किए हैं और उसके पास आपके पास माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट है
तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो बोला गया है कि आप 10th है, फिर डिप्लोमा है, ठीक है। 10th के बाद 12 भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको मिनिमम 10th फिर डिप्लोमा, इसके पास अगर ओवरमैन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओवरमैन है, बाकी जीटी और फर्स्ट एड तो आपको चाहिए ही, आपको पता ही होगा जीटी और फर्स्ट एड आजकल सब जगह चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट है, आप माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप ओवरमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनिंग सरदार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। लेकिन अगर आप माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होल्डर है, जैसे 10th की, फिर माइनिंग सरदार का एग्जाम देके सर्टिफिकेट लिए, फिर जीटी लिया, फर्स्ट एड लिया, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना, ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो लिखा है इसको मैं बता देता हूँ, जो एक्सपीरियंस होगा वो डीजीएमएस के फॉर्मेट में होगा। अब ये डीजीएमएस का फॉर्मेट क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डीजीएमएस फॉर्म्स करके वेबसाइट में जाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म और फॉर्मेट नोटिस डीजीएमएस का ऑफिशियल साइट में आपको क्लिक करना है, dgms.gov.in यूजर व्यू। आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि एप्लीकेशन खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट्स में जाना है, फॉर्मेट में देखिएगा परफॉर्मा ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन माइंस लिखा हुआ है, न्यू, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब आपका जो ऑफिशियल एक्सपीरियंस का फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, जो पीडीपीडी के टाइम आप एक्सपीरियंस लिए होंगे ना, बिल्कुल वही वाला फॉर्मेट ये है। अब ये पेन से लिखिए या टाइप कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोटा मोटी फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं परफॉर्मा या फिर फॉर्म 502, इसको फॉर्म नंबर 502 भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। इसके बाद बोला गया है जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या बाकी सब है ना, वो आपका आपको लेके आना पड़ेगा। उसका एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन लिख के थोड़ा सा बाहर वाले बच्चों को निराश किया गया है। इसमें लिखा गया है प्रेफरेंस will be given to the candidates having work experience in PSPCL's पचवाड़ा सेंट्रल कोल माइंस, मतलब जो आंबड़ापाड़ा में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उन बच्चों लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, चाहे आप एमडीयू के अंदर ही क्यों ना कर रहे हो। वहाँ पे एमडीयू चलता है बीजीआर माइनिंग, अगर बीजीआर में भी कोई काम कर रहा है या डीएलबी में भी, दिल्ली बिल्डकॉन में भी कोई काम कर रहा है, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चीज है, तो वहां के अगर बच्चे हैं तो उनको बहुत फायदा होने वाला है, और बाहर के हैं तो थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। जहाँ पे सीटें कम है वहां माइनिंग सरदार ओवरमैन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीट अच्छा खासा है आपका, ठीक है। एज लिमिट तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद टोटल वैकेंसी देखिएगा, सबका यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, टोटल 57 पोस्ट है सब मिला जुला के, ठीक है। सीट मैंने बताया है। ओबीसी एससी एसटी जो भी होगा है ना, एलिजिबिलिटी, वो आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला, ठीक है, देखना पड़ेगा। ओके, चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है अपने को। बोला गया द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अंडर रिजर्व कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ पंजाब ओनली, ठीक है। एक लाइन तो ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। इसका अगला लिखा है एससी है, बीसी है ना, या from state other than Punjab shall not be entitled for respective reservation benefit. Such candidate may apply as general category candidate subject to eligibility otherwise, ठीक है। इसके बाद बोला गया कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी नीड टू सबमिट देयर रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ Punjab. They are also required to submit their birth certificate and residence certificate along with the रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अभी कुल मिलाकर के मैं आपको बताता हूँ भैया इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये समझिएगा कि ये आपका टोटल सीट है। अब इस सीट में ये आपका जनरल और अनरिजर्व का सीट है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, बैकलॉग करके लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट का, और ये सब सीटें क्यों, क्योंकि ये पिछले बार भी फुलफिल नहीं हुआ था और इस बार भी फुलफिल नहीं हो। कारण क्योंकि भाई पंजाब का बच्चा जनरली माइनिंग नहीं करता, और इस स्टेट का जो कंपनी है इसका ये रिजर्वेशन पॉलिसी है कि पंजाब वाले बच्चे को ही स्टेट वाला जो ओबीसी है, एससी एसटी है, इसको कंसिडर किया जाएगा, बाहर के सभी बच्चों को ओबीसी माना जाएगा। अब ये माइंस खोल रहे हैं झारखंड और वहां पे कह रहे हैं कि आपको पंजाब का रेसिडेंशियल होना चाहिए, तब जाके आपको एससी एसटी ओबीसी का मान्यता मिलेगा, या कुल मिलाकर के उसका सीट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए सीट अब कम हो चुका है, आप चले गए हैं जनरल कैटेगरी।
ठीक है, जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पे चले गए, ठीक। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा, मैं आपको बताऊंगा क्या सुझाव रहेगा, ठीक। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब पैसा देख लेते हैं भाई साहब, पैसा ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए, देखो मैनेजर का पैसा बहुत बढ़िया है, 80,000 रुपया पैसा है, 5,000 रुपया आपका माइंस अलाउंस करके है, 1,000 रुपया मेडिकल के लिए पैसा मिलता है और 2500 रुपया कन्वेनियंस फीस मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 87-88 हजार के आसपास सैलरी है, जो कि इनफ है। फिर इसमें पीएफ कटेगा तो कट छट के आप कर के चलिए 82 के आसपास मैनेजर साहब को पैसा मिलेगा। बाकी रिम्बर्समेंट है मेडिकल वाला है ना, इंश्योरेंस है 25,000 का, सालाना 25,000 रुपया आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का भी सैलरी बहुत अच्छा है, 60,000 रुपया है, फिर 40,000 रुपया है, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 67 हो गया। उसके बाद फिर कटेगा तो कट के आपका 62 के आसपास सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो पकड़ के चलिए कि आपका 62 मोटा मोटी पैसा मिलेगा, नाइट अलाउंस को अभी जोड़ते नहीं है इसमें। इसके बाद अगर असिस्टेंट मैनेजर अंडर मैनेजर में है तो इसका भी सेम सैलरी है, 62,000 कट छट के मिलेगा मोटा मोटी। इसके बाद अगर सर्वेयर के लिए अप्लाई करना है तो 40 दिन, 43 एक 44 45 45,500 उसके बाद इसमें जो पीएफ कटेगा तो कट के आपका 41,000 समथिंग के आसपास आपका आएगा। तो सर्वेयर का भी 41,000 समथिंग सैलरी है, ओवरमैन का भी 41,000 समथिंग सैलरी है, लेकिन ओवरमैन का 42 हो जाएगा क्योंकि उसमें नाइट अलाउंस भी मिलेगा, है ना। तो नाइट अलाउंस मिला के ओवरमैन का 42 हो जाएगा, सर्वेयर का 41,000 सैलरी रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो माइनिंग सरदार का पोस्ट है, माइनिंग सरदार का पोस्ट में मान के चलिए आपका लगभग 30,000 के आसपास, लगभग 30,000 के आसपास आपको कट छट के पैसा मिलने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए, ये आपको हो गया मोटा मोटी हिसाब किताब। अब आते हैं, देखिए ऐसा इसमें लिखा हुआ है भैया, आपका 3 साल का ट्रेनिंग रहेगा इनिशियली, मतलब जॉब रहेगा, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है परफॉर्मेंस को देखते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 महीना का नोटिस देके आप जा सकते हैं, बाकी बेसिक बेसिक चीजें हैं। आपको क्वार्टर दिया जाएगा, क्वार्टर अगर आपको दिया जाता है तो एचआरए वगैरह नहीं दिया जाएगा, नहीं तो अगर क्वार्टर नहीं मिल पाता तो 10% आपको एचआरए दिया जाएगा, जो आपका कंसोलिडेटेड पे है उसका 10,000, मान के चलिए 40,000 रुपया आपका सैलरी है, तो उसका 10% यानी कि 4,000 रुपया भाड़ा दिया जाएगा आपको रहने के लिए बाहर। लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं क्योंकि इसका क्वार्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वार्टर ठीक ठाक है, बढ़िया है क्वार्टर है। इसमें सीएल 10 गो मिला है, बाकी कंपनी में नियम होता है 12 सीएल का, तो यहाँ पे 10 गो दिया गया है सीएल, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल वेडिकल लीव वाला इसमें कुछ हिसाब किताब नहीं लिखा हुआ, समझिए छुट्टी का बहुत समस्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नाइट शिफ्ट में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो उसका अलग से अलाउंस मिलेगा, ये बहुत अच्छा बात है, ठीक है। 3% मंथली इंक्रीमेंट हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा बात है। 3% आपका मंथली बोल रहा हूँ, सैलरी सॉरी सालाना इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। बाकी टीए डीए लंप 12-17 जो है वो थोड़ा बहुत दिया जाएगा। बाकी पीएफ सब कटेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है, 12% आपका कटता है। सीएमपीएफ या जो भी पीएफ में कटवाते हैं वहां पे 7% आपका पेंशन में जाता है, ठीक है। तो ये सब कुल मिलाकर के जो सैलरी का कट छट वाला हिसाब किताब है वो ठीक ठाक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ही है, ठीक है। छुट्टी का खाली थोड़ा समस्या है। बाकी यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो मेडिकल आपको मिला जाएगा वो मेडिकल फैमिली का इंश्योरेंस होगा, एक तो टर्म इंश्योरेंस टाइप का होगा फैमिली का, वो सब आपका किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, प्राइवेट कंपनी इतना कर दे रही है, बहुत कर दे रही है भाई साहब, ठीक है। आज का टाइम खराब है, आजकल इतना मिल जा रहा है, बहुत मिल जा रहा है। अभी देखिए इसको अप्लाई कैसे करेगा समझिए। अप्लाई क्या करना है आपको समझना है। आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में एक फॉर्म है, फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के बाद इसमें डिटेल डालेंगे, एजुकेशन का, अपने घर का एड्रेस का बेसिक डिटेल डालेंगे, है ना। एक्सपीरियंस का डिटेल डालेंगे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सपीरियंस का फॉर्मेट है ये दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट आपको बनाना है, ये प्रिंट करके नहीं, आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, जरूरी नहीं यही प्रिंट करके बनाए, ऐसा नहीं जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये वाला बनवाने के बाद, इसको सब करने के लिखने के बाद, इसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट उसको अटैच करना है, जैसे 10th क्लास का, 12th क्लास का, डिप्लोमा का मार्कशीट जितना भी है, सभी का सभी मार्कशीट का जेरॉक्स अटैच करना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है, एम्प्लॉय वाला अगर कोई नंबर उम्बर वाला है, आईडी कार्ड है अगर जहाँ पे काम करते थे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जहाँ पे काम करते थे, वो सब आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद एक बढ़िया से स्कैन करके पीडीएफ बनाना है, और पीडीएफ को आपको मेल करना है पहले, उसके बाद बाकी का काम करना है। देखिए पीडीएफ को जो मेल करना है वो आपका 16 तारीख से पहले करना है। पीडीएफ का मेल करना है, आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है SCFuelPSPCL@gmail.com। तो इस पे आपको क्या करना है, मेल करना है 16 तारीख से पहले। इसके बाद आपका जो वाकिन इंटरव्यू होगा उसका डेट भी दे दिया गया है। उसका डेट है आपका, अगर आप मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, अंडर मैनेजर और सर्वेयर के लिए जा रहे हैं तो 20 तारीख को आपको इंटरव्यू है, 20 अगस्त को। अगर ओवरमैन के लिए जा रहे हैं तो 21 तारीख को, और अगर
माइनिंग सरदार के लिए जा रहे हैं तो 22 तारीख। तो ये क्या बेसिकली इंटरव्यू है? नहीं मेरे भाई, इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपका कोई इंटरव्यू होगा नहीं, तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? रिटन एग्जाम होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा, रिटन एग्जाम भी नहीं होगा, फिर कैसे होगा सिलेक्शन? तो जो आपका 10th में नंबर था, यहाँ से मेरा सजेशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आपका 10th में नंबर है, इसके बाद जो आपका डिप्लोमा में नंबर है, ठीक है, 10th का डिप्लोमा का दोनों का नंबर निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाला जाएगा, और उस परसेंटेज के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बीटेक वाले हैं, जैसे सेकंड क्लास वगैरह अप्लाई करना है, तो आपका 10th का और बीटेक का, ये दोनों का परसेंटेज को निकाला जाएगा, और निकाल के आपका हिसाब किताब करके एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो आपका परफॉर्मेंस था, एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से एक लिस्ट निकाला जाएगा। अब यहाँ पे फायदा घाटा वाला क्या हिसाब किताब है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ समझिएगा, मान के चलिए ऐसा है कि कोई पोस्ट है जिसमें सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ये दोनों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अंडर मैनेजर का पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप फर्स्ट क्लास वाले हैं और अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, अब कोई बच्चा को सेकंड क्लास के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस, तो फर्स्ट क्लास वाले को प्रीफरेंस दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट क्लास वाला मान जाएगा ग्रुप आज ही। तो फर्स्ट क्लास अगर आपके पास है तो उसी के बेसिस पे भरिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको सेकंड क्लास बेसिस पे ही भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको जो दिया जाएगा, स्टेचुअरी सर्टिफिकेट का प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन का प्रेफरेंस दिया जाएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोले तो कोई बंदा है जो डिप्लोमा करके पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा के बाद 15 साल का एक्सपीरियंस है। कोई बंदा है जो डिग्री किया है, डिग्री के बाद इसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री वाले को चुना जाएगा ज्यादा, ठीक। एक्सपीरियंस जितना जरूरत है, जैसे कहीं पे 5 साल मांगा है, उस 5 साल की जगह पे डिप्लोमा वाले के पास 15 साल, डिग्री वाले के पास 10 साल, फिर भी डिग्री वाले को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इनके पास ज्यादा है। यहाँ पे अब एक जगह पे आपका बात है कि माइनिंग सरदार का अगर 1-2 पोस्ट आता तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 22 पोस्ट है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ नहीं लगेगा। माइनिंग सरदार में जो ओवरमैन वाले अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर ओवरमैन के पास डिप्लोमा है, ठीक है, डिप्लोमा है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस, अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो 22 सीट में फिर बात वही हो जाता है, आप अगर इधर भागेंगे तो गवर्नमेंट का सीट खाली होगा, गवर्नमेंट के बच्चे फिर इधर भागेंगे, कुल मिलाकर के हिसाब किताब यहाँ बराबर हो जाएगा। ये सब जो फर्क दिखेगा आपको, वो दिखेगा असिस्टेंट मैनेजर वाले पोस्ट में, सेकंड फर्स्ट क्लास वाले पोस्ट में, सर्वेयर के पोस्ट में, इन जगह पे आपको असर दिखेगा। गवर्नमेंट सरदार में ज्यादा आपको खास असर नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीटेक वाले हैं और आपको बस नौकरी से मतलब है, तो मार दीजिए फिर गवर्नमेंट में अप्लाई, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। खैर ये सुझाव है आपके लिए। बाकी मेरा एक और सुझाव था लास्ट में, देखो एक और सुझाव है, समझ लो। आप एक काम कीजिए, आप ना 2 फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप SC ST हैं झारखंड के, ठीक है, तो झारखंड में एक नीति निकला था, और वो नीति ये है कि जितने भी झारखंड में प्राइवेट सेक्टर या PSU होंगे जो प्राइवेट के तौर पे किसी को हायर कर रहे हैं, मतलब अपने अंडर में परमानेंट हायर नहीं कर रहे, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे या प्राइवेट के तौर पे या पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, है ना, तो उस टाइम के लिए अगर आप प्रूव कर रहे हैं, उस टाइम के लिए अगर किसी को हायर कर रहे हैं, तो उस केस में झारखंड के कैंडिडेट को 70% आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसा नियम झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया। अब ये जो PSPCL का कंपनी है, ये कंपनी है आपका पंजाब का, ठीक है, और ये कंपनी प्लांट कहाँ लगाई है, या जो भी माइंस है वो कहाँ लगाई है, झारखंड। तो झारखंड में लगाई है, इसको ऑपरेट जरूर कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, लेकिन लगाई तो आपके झारखंड में है, तो झारखंड का नियम इस हिसाब से लागू होना चाहिए। अब इसका क्लियरिटी मेरे पास नहीं है, कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको मैं पढ़ के आपको बता सकूं कि नहीं यही नियम लागू है, नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली 70% वाला आरक्षण लागू है, लेकिन किस किस कंपनी में लागू है एग्जैक्टली वो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, उसको खोज रहा तो मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए आप एक ऐसा करते हैं, अगर झारखंड के हैं, SC ST या OBC है, तो उस कैटेगरी में आपको 2 तो फॉर्म भरना है। एक तो फॉर्म भरना है एकदम जनरल कैटेगरी से साफ सुथरा, एक अलग ईमेल आईडी रहेगा उसमें, एक अलग मोबाइल नंबर रहेगा आपका, ठीक है। और आप जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरना है आपको जनरल कैटेगरी से। इसके बाद जो दूसरा फॉर्म भरेंगे, अगर आप SC ST या OBC हैं, OBC तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर SC ST हैं तो इस केस में आपको
SC/ST का सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई करना है। इसमें आपका ईमेल आईडी अलग रहेगा और मोबाइल नंबर अलग रहेगा। ये दोनों चीज का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है कि आप 2 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा सजेशन, सुझाव और ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन सही होगा, इन्फॉर्मेशन काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का, सेकंड क्लास मैनेजर कोल का, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूसीएल की, कोल इंडिया की, एनएलसी की, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए, आपका पूरा का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इसमें नॉन टेक पोर्शन भी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें नॉन टेक पोर्शन भी है सर, नॉन टेक पोर्शन भी वीडियो लेक्चर डाला जाएगा बहुत सारे टीचर का, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर 6200670155, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन